तो वो क्या करती थी, बांट लेती थी, क्लास चल रही है। अच्छा, मेरी साइकोलॉजी क्लास नाइट में होती थी, वुड यू बिलीव, रात को पढ़ाया है मैंने। हाँ, रात को पढ़ाया था, बहुत शानदार, मजा आता था। बच्चे नहीं होते तो मजा नहीं आता, अब आपके बच्चे कम है ना। तो पता है वो बच्चे को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए क्लास हो रही है, तो वो सास कहती नहीं मैं सर की क्लास मैं तो लूंगी, तो वो कहते नहीं मैं लूंगी। तो फिर वो बच्चे को बाहर वो खिलाती रहती, बहू पढ़ती रहती, फिर बीच में ब्रेक करते तो वो जाती बच्चे को दूध पिलाती, इतनी देर में सास आके बैठ जाती, सर थोड़ा सा मैं भी पढ़ूंगी। सेक्रीफाइस भी था उनका, है ना। हाँ है, नहीं फीस तो दोनों की थी पर कुछ छूट थी। तो ऐसा कर लिया करो, आप कोई बच्चे को साथ ले आया करो, या खिला लेंगे। ओके बच्चों, तो कल हम बात कर रहे थे, अच्छा कल एक करेक्शन है छोटा सा, 1 साल का ही है वो। हमने उसकी वय संधि की प्यूबरिटी की एज क्या बताई थी, वय संधि। हाँ, तो उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, उसमें गर्ल्स और बॉयज, ये ध्यान रखना आप। एक्चुअली क्या बताया था आपको, 10 से 12 बताया था क्या, और उसका 11 से 13, तो वो थोड़ा सा करेक्शन है। गर्ल्स का है 11 से 13, गर्ल्स का 11 से 13, उसमें करेक्शन कर लेना, ऐप पे भी सब लोग सुन रहे हैं। और बॉयज का 12 से 14, बस 1 साल का करेक्शन है। गर्ल्स का 10 से 11 बताया था आपको, 10 से 12 बताया था, तो गर्ल्स का 11 से 13 करो, है ना, अलग लिख लो साइड में, या उसमें वहीं पे कर लो 11 से 13, और बॉयज का 12 से 14। इसका मतलब फिर जो आपकी किशोरावस्था है ना, आरंभिक किशोरावस्था, वो हो जाएगी 13-14 से, 12-13 से करवाया होगा आपको, तो 13-14 से 17, बस ये 2 करेक्शन है। अर्ली एडोलसेंस 13-14 से 17 हो जाएगी, और गर्ल्स और बॉयज वाली ये करेक्शन आपने कर लिया। बच्चे, नए बच्चे, आपका क्या नाम है, कैप मास्टर सोनिल। ओके सोनिल, रोज आया करो, है ना, अपनी क्लास आपको कमाल कर देगी, बेड़ा पार कर देगी। हमारी ठीक होगी ना आंख, अभी भी थोड़ी गड़बड़ है। ओके चलिए, बाकी सब लोग आगे, कुछ लोग नहीं आए, उनके लिए थोड़ा सा दर्द है ना, एक तो बायोलॉजी। आपका दांत ठीक है एकदम, चलिए फिर बुलाते हैं आप। ओके, हो गई बात। चलिए साहब, अब हम पढ़ते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, और बहुत ही ध्यान से, पिन ड्रॉप साइलेंस, चीजों को समझना। एक एक लफ्ज बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग डालिए सब लोग, हेडिंग डालिए माफ करें, शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था विकास की आधारभूत अवस्था। शैशवावस्था विकास की आधारभूत अवस्था, बहुत शानदार है ये, आपको वापस ले जाएंगे हम अपनी पुरानी जिंदगी में। शैशवावस्था विकास की कैसी अवस्था, आधारभूत अवस्था। वाकई है ना। किसी ने बोला शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, किसी ने बोला एक मनुष्य जो भी बनता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है, किसी ने बोला कि जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा कब तक, 3 वर्ष तक हो जाता है। शैशवावस्था कमाल की। जब भी मैं शुरू करता हूं, मुझे याद है, मुझे एक बात याद आती है। दरअसल वो बात क्या है, अपने यहाँ पे एक विद्वान हुए पट्टाभी सीतारमैया, आपने नाम सुना है किसी ने? मेरी आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है ना? पट्टाभी सीतारमैया, जो कभी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उन्होंने लड़ा था ना 39-40 में, हरिपुरा या कहीं पे। तो पट्टाभी सीतारमैया की स्टेटमेंट है, उनका पट्टाभी सीतारमैया का एक स्टेटमेंट है जो बहुत शानदार है। शैशवावस्था के बारे में क्या है वो स्टेटमेंट, सुनो। उन्होंने बोला कि शिशु, पागल और नारी, क्या बोला? शिशु, पागल और नारी तीनों एक जैसे ही होते हैं, इनको कभी भी गुमराह ना करें। शिशु, पागल और नारी तीनों एक ही तरह के होते हैं, एक ही श्रेणी के होते हैं, इसलिए इनको कभी भी क्या ना करें, गुमराह ना करें। बोलिए इस बात का मतलब समझे आप? क्या ये तीनों के तीनों गुमराह होते हैं? ये तीनों के तीनों हैंडल विद केयर हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना है। आप बोलेंगे साहब कैसे?
तो देखो हमारे उत्कर्ष में भी ये बात है ना, एक छोटे बच्चे को या पागल को या फिर नारी को कोई काम किस तरह से करवाना है, ये आपको अगर इसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है। जैसे फ्रॉइड साहब का एक संस्मरण है, सिगमंड फ्रॉइड नाम सुना है ना, पढ़ेंगे उनके बारे में हम। कहां के थे? वियना। वियना एक बार मैं तो नहीं गया पर मेरे साथी गए थे। जब मैं जॉब में था प्रशांत, तो हमारा एक टेस्ट लगा था। आपको पता है पुलिस इंस्पेक्टर फॉरेन जाते हैं यूएनओ की उसमें फोर्स में, तो मेरा भी पीस कीपिंग में मेरा भी सिलेक्शन था उसमें। मैं नहीं जा पाया, हालांकि बाद में तो मेरा जॉब भी चला गया वो। लेकिन मेरे एक दोस्त गए थे, तो उन्होंने कहा कि वाकई, क्योंकि मैं उस जमाने में फ्रॉइड को पढ़ता था। वियना इतना खूबसूरत शहर है, आज भी बड़े बड़े पार्क हैं वहां पे, कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं, बहुत रोमांटिक शहर है। जैसे कभी सुना आपने कि एन इवनिंग इन पेरिस, लव इन टोक्यो, ऐसा सुना आपने? तो ऐसे वियना बहुत ही खूबसूरत शहर है, और वहां आज भी बड़े बड़े पार्क हैं, और वहां पे बड़ी बड़ी बेंचेस लगी हैं, और उन पे लिखा हुआ है सिगमंड फ्रॉइड। जैसे स्किनर बुक्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आज भी बने हुए हैं। अपने यहाँ सचिन का वो बनता है ना स्टेडियम में कॉर्नर, वैसे ही। तो ये सच्ची घटना है जो फ्रॉइड साहब ने बताई। एक बार क्या होता है, सिगमंड फ्रॉइड, सुन रहे हो ना मेरी बात, तुम ध्यान दो, उनकी वाइफ उनको बहुत दिनों से कहती है कि आप हमको कहीं घुमाने तो ले जाते नहीं हो। काफी दिनों से उन्होंने कहा था, एक संडे को फ्रॉइड साहब ने बोला चलो इस संडे अपन पिकनिक पे चलते हैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ को लिया, एक उनका बेटा था छोटा सा जो इस स्टेज में था, उसको साथ लिया, और तीनों चले गए पार्क में। अब वहां के जो पार्क होते हैं वहां पर शॉपिंग मॉल्स होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, सब कुछ होता है। तो जिसको जो अच्छा लगता है ना वो वही काम करता है। तो फ्रॉइड साहब को अच्छा क्या लगता था, वो तो लिखने पढ़ने वाले थे, तो जाते ही वो तो एक बेंच पे बैठ गए और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखने लग गए, और वो दोनों माँ बेटे खेलने लग गए। काफी देर बाद वो अपने काम में मस्त थे, है ना, जिसको जो अच्छा लगता है। कभी आपने देखा कि शादी वादी में आप जाते हो तो जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। कुछ लोग कहाँ मिलेंगे, सब खाने वाली टेबल पे मिलेंगे, तो उनको वही अच्छा लगता है। कुछ लड़कियां कहाँ मिलेंगी, वो ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पे आजकल हरियाली कुछ ऐसी हो, तो सेल्फी लेती हुई मिलेंगी, वही मिलेंगी वो। जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है, बोलिए करता है ना। तो फ्रॉइड साहब को तो वो अच्छा लगता था लिखना। अब वो दोनों माँ बेटे चले गए। काफी देर बाद मैडम उनके पास आती हैं और आके उनको बोलती हैं आपको बिल्कुल चिंता नहीं है? क्या हुआ? बच्चा कहीं खो गया। मैडम ने कहा बच्चा कहीं खो गया। फ्रॉइड साहब ने कहा वापस देख के आओ, मिल जाएगा, जाओ। वो फिर चली गई। फिर इस बार आती हैं वो, बिल्कुल बदहवास हैं, रोती हुई, क्योंकि बच्चा नहीं मिला, वाकई खो गया। उन्होंने उनकी वो छीन ली और पटक दी और बोला आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, वो तो नहीं मिल रहा मेरे को, रोने लगी वो। तो फ्रॉइड साहब ने बोला आप शांति से मेरे पास बैठो और याद करो, आपने उसको कहीं जाने से रोका था? वो कहते हाँ, मैंने उसको बड़े वाले फवारे के पास जाने से रोका था। फ्रॉइड साहब ने कहा चलो मेरे साथ। दोनों वहां पे गए तो मिल गया। क्या जरूरत थी उसको ये कहने की कि बड़े वाले फवारे के पास मत जाना? इस अवस्था के बच्चे को अगर आप बोलेंगे ना ये काम मत करना तो जरूर करना, ये शेष अवस्था है। पागल की एक कहानी हम सब सुनते हैं। मैं जब छोटा था तो हम खूब सुनते थे कि एक बार क्या होता है, एक पागल है, आपने सुना है वो हवा चल रही है, कच्चा घर है, पूरा गांव कच्चे घरों से बना है, सुना है? हाँ, गांव मत बाढ़ दिए। तो वो पागल क्या है, उस गांव में से जा रहा है, हवा चल रही है, पूरे गांव में कच्चे घर हैं, झोंपड़ी है। आप साउंड माइंडेड हो, वो पागल है, आपको पता है वो पागल है, वो अपनी धुन में जा रहा है, आपने उसको रोका, अरे रुकना। वो बोलता क्या है? आपने कहा देख तेज हवा चल रही है। बोलता है तो आप रुकते थोड़ी हो, क्योंकि आप तो समझदार हो, आपके दिमाग में एक टेंशन है कि यार इसने ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप उसको सचेत रोकते हो, आप उसको समझाते हो, आप उसको, हम छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वही गलती आप वहां पे कर रहे हो। तो आपने उसको बोला तेज हवा चल रही है, पूरा गांव कच्चे घरों का बना है। वो बोलता है अच्छा। फिर आप कहते हो तेरे पास माचिस तो नहीं है ना? कहता हो जाएगी व्यवस्था। फाइनली आप उसको ये सलाह देते हो कि देख किसी घर में आग मत लगा देना, नहीं तो पूरा गांव जल जाएगा। वो बोलेगा ओके। आपने क्या बोला, आग लगाना कि मत लगाना? मत लगाना। और वो क्या करेगा? लगाएगा। क्या जरूरत थी उसको कहने की? नारी। तो शादीशुदा हैं वो तो जानते हैं खैर इस बात को। आप में कोई है शादीशुदा? भाई साहब आप शादीशुदा हो? नहीं हो? ओके, जिस दिन हो गया उस दिन याद करना मेरी बात। वाकई बहुत, मतलब मैं भी हूं, है ना। तो कितनी मतलब वो होती है ना, सब कुछ है, हमदर्द हैं, दोस्त हैं,
पूरा सहारा देती हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी कोई ऐसी बात, अच्छा वो गहरे से गहरा राज दफन कर लेती हैं अपने दिल में, करते हैं ना मैडम, लेकिन कभी कोई बात आपने उनको बताई और फिर बोला देखो ये बात बहुत सीक्रेट है, किसी को बताना मत। इसलिए पट्टाभी सीतारमैया ने क्या बोला कि तीनों एक ही श्रेणी के होते हैं, शिशु, पागल और नारी, इसलिए इनको कभी भी गुमराह ना करें, क्योंकि इनके गुमराह होने के खतरे हैं ज्यादा। बात समझ में आई आपको? बहुत सेंसिटिव है, फिर कभी बताऊंगा मैं नारी की बात, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वो बातें हैं जो शिशुअवस्था को इतना खास बनाती हैं? सबसे पहले पेयर में कुछ एग्जांपल्स हैं, विशेषताएं हैं, जिनको आपको आराम से याद रह जाएगी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सबसे पहले मैं दो विशेषताओं का जिक्र करता हूं जो पियाजे साहब ने दी, जीन पियाजे ने। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं लिखो आप एक नंबर पे, एक नंबर पे, या ऐसा करके आपका जो भी स्टाइल है, और वो है कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, देखो ये हिंदी में कई अलग अलग नामों से आता है परीक्षा में। कभी आता है कल्पना की सजीवता, कभी आता है सजीव चिंतन, कभी आता है जीववाद, कभी कुछ और। लेकिन एक शब्द जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत खास है, और वो इंग्लिश का कौन सा बोलिए? शाबाश, एनिमिज्म। तो पहली विशेषता एनिमिज्म, और दूसरी विशेषता दोनों एक साथ ही लिखनी है, वो है आत्मकेंद्रितता, इगोसेंट्रिज्म, इगोसेंट्रिसिज्म, बोथ आर करेक्ट। आत्मकेंद्रितता ये पियाजे ने दी है, इगोसेंट्रिसिज्म भी सही है, इगोसेंट्रिज्म भी सही है, ये दोनों शेष अवस्था। हाँ सॉरी सजीव, संजीव नहीं होता, यस सजीव, सजीव। तभी तो आपकी तारीफ करते हैं सबकी, सर आपके बच्चे बहुत ही खतरनाक हैं। सुनीता, पता नहीं कितने गाने बने आपके नाम से। हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता, सुना है? भर जाएगा तब करेंगे ऐसी बात खूब। जैसे मेरी 12 घंटे क्लास होती थी उत्कर्ष में, 12, वुड यू बिलीव, 12 आवर्स, और 12 घंटे यूं बीतते थे पता नहीं लगता था, बीच में 2 या 3 छोटे छोटे ब्रेक लेते थे, और यहां मेरे को 1 घंटे में इतनी मुश्किल होती है, ये सब आप ही की मेहरबानी है। ओके, तो बोलिए पहली विशेषता आपने क्या लिखी? कल्पना की सजीवता। देखो ध्यान दें, लिख लो जल्दी से, फिर सामने देखा करो, लिखते ही सामने देखो। कोई भी नाम आ सकता है हिंदी में, हालांकि हम पियाजे बाद में अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इंग्लिश में एनिमिज्म याद रखना। आपको पता है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे ना, अपने बच्चों पे प्रयोग किया ना। जीन पियाजे बायोलॉजिस्ट भी थे, तो बायोलॉजी से टर्म लिया उन्होंने एनिमिज्म। और एनिमिज्म का क्या मतलब होता है? सिंपल, एनिमिज्म के क्या मायने हैं इनको बोलो जल्दी से, सामने देखा करो, फास्ट, तुम थोड़ी स्लो हो। कि शेषावस्था में बच्चा किसी भी दुनिया की किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को निर्जीव नहीं मानता, सबको जीवंत समझता है, सब में जीवन देखता है। सजीव निर्जीव में भेद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चिंतन इस तरह का है। आपको पता है ना, छोटे बच्चे भी चिंतन करते हैं, पर वो अलग तरह का चिंतन करते हैं। तो ये उनका वो चिंतन है जिसको मैजिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं, जरूरी चिंतन कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा हर चीज को जिंदा समझता है। परीक्षा में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। आपने कभी एनिमिस्टिक मूवी देखी होगी, देखिए ना, जिसमें पहाड़ बोलता है, जिसमें बिल्डिंग बात करती है, जिसमें सड़क बात करती है। तो एनिमिज्म के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। छोटा बच्चा हर किसी से बात करता है। आपने कभी देखा छोटी लड़की, उसको गुड़िया के साथ अकेले में सुनना, वो बात करती है, अपनी गुड़िया को बोलती है तुम्हें गर्मी लग रही है, उसको हवा करती है। टेडी बियर को साथ लेके सोती है तो उससे वो खेलता है, बात करता है उससे। एक एग्जाम्पल आपने सबने जरूर देखा है, वही जो सब बताते हैं कि छोटा बच्चा घर से बाहर निकलने लगा, दहलीज से टकरा के गिर गया तो रोने लगा। आपने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे सड़क ने मारा। बोलता है मुझे पोल ने मारा, मुझे टीवी ने मारा, मुझे बेड ने मारा।
बोलता है कि नहीं? क्योंकि वो समझता है ये सब के सब क्या है, जिंदा हैं, ये सजीव हैं। आप कहते हो अच्छा इसने मारा, इसको तो अभी मैं बताती हूं, ये लो। आप ऐसा करते हो तो वो खुश होता है, क्योंकि वो समझता है ये क्या है, जिंदा है, ये सजीव है। इसको बोलते हैं एनिमिज्म। इसको क्या बोलते हैं? आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। देखो साइकोलॉजी की खूबसूरती क्या है। जीन पियाजे ने अपने बच्चे जैकलिन, लॉरेंट, ल्यूसिन पे काम किया था, स्विट्जरलैंड में किया था ना। अब देखो कहां स्विट्जरलैंड, बर्फ में वो बच्चे पैदा हुए। और ये बात केवल उनके बच्चों पे लागू नहीं है, ये पूरी दुनिया के बच्चों पे लागू है। वो समझ गई है ना? आप नीचे देखते हो तो ऐसा ही रिएक्शन होता है मेरा। तो ये सब पे लागू है, बोलिए है कि नहीं है? मेरी पोस्टिंग थी नागौर। नागौर देखा किसी ने? देखा है? आपने देखा है? ओके। तो नागौर से जोधपुर की तरफ जाते हैं तो जैसे आगे चलते हैं, उनका वो है ना बेनीवाल जी का, हनुमान बेनीवाल का गांव है, उनके गांव में मेरी पोस्टिंग थी। हालांकि जब मैं वो यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े थे तब मैं थानेदार था। तो मैं जब वो साहब आ गए हमारे गांव में, तो उनके गांव में मेरी पोस्टिंग थी। एक छोटा सा गांव है बरन गांव, एक गौशाला आती है उसके पास में। तो वहां आज भी क्या है कि बड़े बड़े वो जोहड़ हैं, उन्हीं में से लोग पानी लेके पीते हैं। और थोड़ा सा क्या है अपने से मतलब थोड़ा अलग चीज है वहां। तो उस स्कूल 12वीं तक की स्कूल थी, मेरी पोस्टिंग थी। और मेरा पहला जो यूट्यूब पे वीडियो है वो सीकर से एक आईएएस बुढ़ानिया है, वहां से मेरी रिकॉर्डिंग थी। जैसे मेरी कल रिकॉर्डिंग है, 5 दिन बाद सीटेट है, इसके लिए वो भावना आई नहीं आज यार। हैं? हाँ तो उसको बोलना कि क्या है। वो कह रही थी कि सर 5 घंटे की मेरी सीटेट का एग्जाम है, सब देंगे। तो मैंने कहा सीटेट वैसे निकाल दोगे आप, 2 दिन हमारी क्लास लोगे तो उससे भी आप में इतनी पावर, इतनी एनर्जी आ जाएगी, काम हो जाएगा। फिर भी सोचेंगे। तो वैसे सीटेट का एग्जाम था 4-5 दिन बाद में। तो यहाँ मेरी 5-6 घंटे की मैराथन क्लास थी। उससे पहले मैं स्कूल जाके आता हूँ। तो जब आप स्कूल जाओगे तो आप देखोगे कि सीसी जब से चला ना स्कूल में, सीसी, हालांकि सीसी 5वीं तक की है, उसमें हर बच्चे की एक फाइल होती है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, बोलते हैं ना। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, रोज आप बच्चों से कोई ना कोई गतिविधि करवाओ और उनके उस फाइल में लगाते रहो। अच्छा आप तो इंटर्नशिप पे जाके आए हो, पता होगा आपको। ओके। तो मैं जब वहां गया तो मैंने उस दिन जाते बच्चों को बोला, बच्चों सब, अच्छा बच्चों को क्या अच्छा लगता है, ज्यादा टीचर क्या करवाते हैं, एक एक चित्र बना के लाओ। तो मैंने उनको बोला बच्चों चित्र बना के लेके आओ। ओके, बच्चे चले गए। लेकिन ध्यान रखना चित्र ऐसा होना चाहिए जो जो दूर हो आपसे, स्कूल की बाउंड्री में नहीं हो। तो वहां पे कच्छ, उसमें वो थे, कछुए थे। कुछ बच्चे कछुए का चित्र बना के लाए, कुछ नाती हुई भैंसों का चित्र बना के लाए, जो भी उनको अच्छा लगा। एक लड़की और उसका छोटा भाई वो इस स्टेज में था, पहली दूसरी क्लास का था। तो वो जब मेरे पास आए तो पता है वो किसी बात पे आपस में झगड़ रहे थे। लड़की कह रही थी मैं बता दूं क्या सर को, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे। वो कहता नहीं मत बताना मत बताना। मैंने कहा इधर आओ, क्या बात है? पता है क्या बात थी? लड़की एक चित्र बना के आई थी ऐसा, मतलब उसके हाथ में चित्र था पेपर पे, ठीक है, ऐसा उसने चित्र बनाया। और वाकई वो लड़की मतलब कुछ था उसमें, क्योंकि मैंने जो बोला ना कि दूर का चित्र बनाना, तो लड़की ने ऐसा चित्र बनाया। एक्चुअली वो चित्र बना रही थी सूरज का, सूर्य का। किसका बना रही थी? पर ऐसा ही बना। तो मैंने कहा क्या बात है? तो उसने कहा कि सर पता है क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि तुमने सूरज का ऐसा चित्र बनाया है कि जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि सूरज तुम पे गुस्सा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है। ओके, मैंने कहा ये सही कर रहा है। एनिमिज्म का एग्जाम्पल हुआ? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? आप यकीन मानेंगे यही वाली बात जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे सेम यही बात मैंने 2012-13 की बात है उस मेरी क्लास में बताई यूट्यूब पे। और 3 दिन बाद सीटेट में सवाल आया कि एक बच्चा कहता है आज सूरज बहुत क्रोधित है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो जवाब था एनिमीज। और उसके बाद तो कमाल हो गया। 2011 में पहली बार टेट हुआ अपने यहां पे। उसके बाद में ये 3rd ग्रेड की भर्ती थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला परिषदों ने भर्ती ली थी और हर जिले का अलग पेपर था। 33 के 33 जिलों के अलग अलग पेपर थे। सब में साइकोलॉजी के 30-30 प्रश्न आए थे और लगभग हर जिले में पूछा कि एक बच्चा कहता है आज सूरज बहुत क्रोधित है, किसका एग्जाम्पल है? एनिमिज्म का, क्योंकि सीटेट को फॉलो कर रहे थे वो। किसी में आया कि एक बच्चा कहता है आज सूरज बहुत उदास है, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? एनिमिज्म का। आपको उसके बाद अपने यहां भी बहुत से बदले हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स आए ना। तो आपको एग्जाम्पल कैसा भी दे दे, आपको समझना है एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर आपका गलत नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक बार आया था एक बच्चा कह रहा है कि आज चांद ज्यादा मुस्कुरा रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? एनिमिज्म का। बादल मेरी साइकिल का पीछा कर रहा है, किसका एग्जाम्पल है? एनिमिज्म का। क्योंकि ये बादल, सूरज, चांद, सितारे, ये सब के सब क्या हैं? लाइव हैं, जिंदा हैं। इसको बोलते हैं एनिमिज्म। तो जिंदगी में एनिमिज्म क्या होता है नहीं भूलोगे? बोलिए।
ओके, हिंदी में कोई भी नाम आ जाए आपको याद रखना है इंग्लिश वाला नाम कौन सा? कौन सा? मिज्म, एनिमिज्म। ये दरअसल पियाजे साहब ने दिया। किसने दिया? पियाजे ने। तो शेष अवस्था के चिंतन की खास बात एनिमिज्म होता है, याद रहेगा। दूसरा हमने देखा था ईगोसेंट्रिज्म। क्या था? ईगोसेंट्रिज्म इंग्लिश में। इसके भी बहुत से नाम है। आत्मकेंद्रितता भी कह सकते हैं, ऋचा ध्यान दो। अहम केंद्रवाद भी बोल सकते हैं ना। और इसके भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। यानी बच्चे के चिंतन में एक ये चीज होती है, इससे जुड़ी हुई दूसरी ये भी चीज होती है। और ये क्या होती है कि इसमें बच्चा सामने वाले के नजरिए को नहीं समझ सकता, दूसरे के परसेप्शन को नहीं जानता, अपने दृष्टिकोण को ही वो सब पे लागू करता है। इसको बोलते हैं आत्मकेंद्रितता। एग्जाम्पल सुनिए, क्लियर होगा आपको। दो तीन एग्जाम्पल है इसके। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें वो अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझता है, इसलिए इसका नाम है ईगोसेंट्रिज्म। क्या नाम है? ईगो है ये, ईगोसेंट्रिज्म। वो कहता है कि दिन रात मेरे इशारे पे होते हैं। किसके इशारे पे होते हैं? दिन रात किसके इशारे पे होते हैं? मेरे इशारे पे। ये ईगोसेंट्रिज्म है। बोलिए कौन सा सेंट्रिज्म है? ईगोसेंट्रिज्म। वो कहता है चांद सितारे सब मेरे रिश्तेदार हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, सारे एग्जाम्पल परीक्षा में आए हैं। चांद सितारे सब मेरे रिश्तेदार हैं। ये कौन सी विशेषता है? बोलो। ईगोसेंट्रिज्म। वो कहता है ये सब मेरे हुक्म के पाबंद है। ये किसका एग्जाम्पल है? ईगोसेंट्रिज्म। वो कहता है आई एम द बॉस, आई एम द किंग, आई एम द प्रिंस। अहम ब्रह्मास्मि भी आया परीक्षा में। अहम ब्रह्मास्मि यानी सब कुछ मैं ही हूं। ये क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट सुने। इसमें बच्चा सामने वाले के नजरिए को तो समझता नहीं समझता ना, इसलिए वो सोचता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जो मैं सोच रहा हूं। सामने वाला क्या देख रहा है, जो मैं देख रहा हूं। सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। तभी तो वो लड़की उस गुड़िया को हवा करती है। तुम्हें गर्मी लग रही है क्योंकि खुद को लग रही है तो उसको भी लग रही है। ये ईगोसेंट्रिज्म है। पियाजे ने इस पे एक बहुत बढ़िया सा प्रयोग किया था। किसी को याद है कौन सा? थ्री माउंटेन प्रॉब्लम। थ्री माउंटेन किया था। इस पे सीटेट में एक प्रश्न आया था, अभी सुने आप। थ्री माउंटेन प्रॉब्लम तो मैं आपको पियाजे जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सिंपल है वो। यानी उसमें एक ऐसी तस्वीर है ट्रांसपेरेंट, जिसके इधर एक लड़का है, इधर एक लड़का है ना। तो इसको कुछ और व्यू दिखेगा और पीछे वाले को दूसरा दिखेगा ना। पर इसको ये पूछा कि उसको क्या दिख रहा है, तो उसने वही बताया जो उसको दिख रहा है। क्योंकि हर कोई क्या देखता है? सामने वाला क्या देखता है? जो मैं देखती हूं। सामने वाले को क्या दिख रहा है? जो मुझे दिख रहा है। ये थ्री माउंटेन प्रॉब्लम है। ये तीन पर्वत समस्या है। सीटेट में इस पे एक सवाल आया था कि एक पेपर लो आप। पेपर समझते हो ना, कार्डबोर्ड ऐसा कुछ। उस पेपर के दो साइड होती है, दो फलक होते हैं ना, एक इधर एक इधर। तो इस पे ग्रीन कलर और लिख दो ए, साइड ए ग्रीन से इसको पेंट कर दिया। मतलब ऐसा कार्डबोर्ड टाइप था कुछ। ए साइड में ग्रीन कलर है, ए लिख दिया। और दूसरी साइड बी है, उसमें रेड कलर और बी लिख दिया। अब मान लो मेरे पास वो पेपर है जिसमें एक साइड ग्रीन है और एक साइड रेड है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी। तो इधर तो है जैसे ग्रीन ए लिखा हुआ है, इधर मेरी तरफ रेड है बी लिखा हुआ है। मैं दोनों आपको दिखाता हूं, बोलिए आपको कैसा दिख रहा है? ग्रीन। अब बी साइड में आपको कैसा दिख रहा है? रेड। दिखा दिया। अब मैंने इसको बीच में रख दिया, तो आपकी तरफ ग्रीन है और मेरी तरफ क्या है? रेड है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? इस लेवल के बच्चों को आप पूछेंगे ना, बच्चे आपको क्या दिख रहा है? वो बोलेगा ग्रीन दिख रहा है। फिर बोला मुझे क्या दिख रहा है, तो क्या बोलेगा? ग्रीन ही दिख रहा है। क्योंकि सामने वाले को क्या दिख रहा है? जो मुझे दिख रहा है। इसको बोलते हैं आत्मकेंद्रितता। याद रहेगा। तो दो बड़ी बातें याद रखनी है। पहली तो एनिमिज्म और दूसरी ईगोसेंट्रिज्म। हिंदी में नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये दोनों इंग्लिश में जरूर ध्यान रखने। ये दोनों किसकी विशेषता है? शेषावस्था की। चलिए तीसरी चौथी, उसके बाद अगली दो विशेषताएं। पेशीय कौशलों का विकास, पेशीय कौशलों का विकास और भाषाई कौशलों का विकास। ये पहले 6 वर्ष तक ही हो जाता है। पेशीय कौशलों का विकास और भाषाई कौशलों का विकास। पेशीय कौशलों का विकास, भाषाई कौशलों का विकास।
लिखा सबने? चलिए बताओ, तीसरी विशेषता क्या लिखी आपने? कौन से कौशलों का विकास? पेशीय कौशलों का विकास। और चौथी, भाषाई कौशलों का विकास। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है पेशीय कौशल क्या होता है, पता है ना सबको। पेशीय कौशल का दूसरा नाम देखो, इनके बहुत से नाम है। पेशीय कौशल हमारे शरीर की गतियों से हम किसी काम को परफेक्शन के साथ करें उसको बोलते हैं ना। तो क्या क्या नाम है पेशीय कौशलों के, बताना। देखें, एक तो नाम है गामक कौशल। क्या नाम है? एक नाम है गत्यात्मक कौशल। क्या नाम है? एक नाम है मोटर स्किल्स। क्या नाम है? एक नाम है डायनेमिक स्किल्स। क्या नाम है? डायनेमिक स्किल्स। एक नाम है मांसपेशीय कौशल। तो ऐसा कोई भी नाम आए, बात हो रही है पेशीय कौशलों की। और पेशीय कौशल क्या होते हैं? हम जितने भी काम तरीके से करते हैं, चलना फिरना, उठना दौड़ना, कूदना वूदना सब। और हम आपको बता चुके हैं, आपको मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी नहीं। इनके दो प्रकार होंगे, एक तो ग्रोस क्या और दूसरे फाइन। एक तो ग्रोस मोटर स्किल्स और दूसरा फाइन मोटर स्किल्स। हिंदी में एक तो स्थूल गामक कौशल, कौन से? स्थूल गामक कौशल, और दूसरे सूक्ष्म गामक कौशल। तो याद है, मैं देख रहा था कल चैनल, आपको मैंने बोला था वो, आपने कहा वो, फिर आपने कहा हाँ आईब्रो भी होता है। तो आईब्रो क्या होता है बोलिए? ग्रोस की फाइन? फाइन होता है। इन्होंने जूते का लेस बांधना भी बताया था, बढ़िया। बटन बंद करना, जूते के लेस बांधना, टाइपिंग करना, पेपर कटिंग करना, मेहंदी लगाना, आपके वो करते हैं ना फॉल पिको, ये तमाम काम फाइन की ग्रोस फाइन होंगे। परीक्षा में इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। रीड का एग्जाम्पल आपको याद ही है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म गामक कौशल का एग्जाम्पल है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है, गेंद फेंकने से लेके, क्रिकेट खेलने से लेके, स्विमिंग से लेके हम कर सकते हैं। तो याद रखना, पेशीय कौशल कौन सी अवस्था में विकसित होंगे? तो हम बोलेंगे शेषावस्था में। पेशीय कौशल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला स्थूल गामक कौशल, क्या? दूसरा सूक्ष्म गामक कौशल, कौन सा? स्थूल गामक कौशल को इंग्लिश में ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं और सूक्ष्म को फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल आए तो आप आराम से कर दोगे, बोलो यस। एक बात और जो अभी परीक्षा में आई थी सेकंड ग्रेड में, मैंने करवाया था यहीं पे, आपके ऐप में भी है वो क्या था पता है? कि गामक कौशल होते हैं, 4 ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन था सामान्य से विशिष्ट और एक में था अपरिष्कृत से परिष्कृत। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात कि पेशीय कौशलों का विकास होता है चूंकि स्थूल से सूक्ष्म, याद रखना, इसलिए वहां पे शब्द आ गया था अपरिष्कृत से परिष्कृत। हमेशा यह बात ध्यान रखना, पेशीय कौशलों का विकास कैसे होता है? ग्रोस टू फाइन। पेशीय कौशलों का विकास कैसे होता है? ग्रोस टू फाइन। सामान्य से विशिष्ट नहीं, बल्कि अपरिष्कृत से परिष्कृत, या फिर स्थूल से सूक्ष्म, या फिर ग्रोस से फाइन। पहले हाथ के कामों में परफेक्शन आएगा, बाद में उंगलियों के कामों में परफेक्शन आएगा। तो यह सवाल पूछा जाता है। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग का तो नैतिक विकास है, उसमें नैतिक नियम होते हैं, तो वहां होते हैं निरपेक्ष से सापेक्ष। ऑप्शंस में वहां भी सामान्य से विशिष्ट मिलेगा, तो सामान्य से विशिष्ट नहीं करना है, मैं पढ़ाऊंगा कोहलबर्ग तब बात करेंगे। वहां हमको बोलना निरपेक्ष से सापेक्ष, यानी नैतिक नियम शुरू में किसके साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निरपेक्ष है। लेकिन बाद में पीयर के साथ हमारे जो व्यवहार हैं या समाज में जो इंटरेक्शन है उसके हिसाब से नैतिक नियम बदल जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो उसको सापेक्ष बोलते हैं। तो वहां आंसर आएगा निरपेक्ष से सापेक्ष। विकास की महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्य से विशिष्ट। क्या विशेषता है? सामान्य से विशिष्ट। वैसे ही पेशीय कौशलों की एक विशेषता है, पेशीय कौशलों का विकास होगा स्थूल से सूक्ष्म। क्या है? स्थूल से सूक्ष्म। अब स्थूल से सूक्ष्म की जगह परीक्षा में आ गया था अपरिष्कृत से परिष्कृत। तो यह सवाल एक सवाल था जिसने कईयों की जिंदगी बना दी और कईयों की बिगाड़ दी। हम अपने इस कोर्स में तमाम ऐसी बातें जो परीक्षा में आई हैं वो आपको करवाएंगे, और आप देख ही रहे हो मैं बार बार चीजें रिपीट भी करता हूं, है ना। जो चीज पहले दिन आपने पढ़ी है 5 दिन बाद वापस आएगी, 10 दिन बाद वापस आएगी, तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। शर्त यही है कि आप क्लास बंक नहीं करोगे, अगर वो करोगे तो फिर कोई इलाज नहीं। ओके, ये क्लियर। उसके बाद दूसरी बात है भाषाई कौशलों का विकास। किसका विकास? भाषाई कौशलों पे तो जाने कितने प्रश्न बनते हैं। एक कॉमन प्रश्न तो यह बनता है कि भाषा के जो कौशल हैं वो 4 हैं। कितने हैं? और इनका सीक्वेंस आपको परीक्षा में पूछा जाता है LSRW। क्या पूछा जाता है? LSRW।
नंबर याद रखना, 4 सबसे पहले, एल से क्या बनेगा, लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग। सबसे अंत में लिखना, सबसे अंत में क्या है, लिखना। सबसे पहले क्या है, सुनना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये तो जरूरी आता है ना। नंबर 2, इसमें और बहुत सी बातें हैं, इनमें से 2 तो हैं रिसेप्टिव स्किल्स, इंग्लिश में रिसेप्टिव बोलते हैं, हिंदी में ग्राह्य कौशल, और 2 हैं प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स या अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो 2 से तो हम रिसीव करते हैं, कौन सी 2 से रिसीव करते हैं, लिसन करके और रीड करके, ये दोनों तो क्या है, रिसेप्टिव। और 2 से एक्सप्रेस करते हैं, या तो बोल के या लिख के, तो ये दोनों क्या है, एक्सप्रेसिव। क्या है, एक्सप्रेसिव, या इन्हीं को बोलते हैं प्रोडक्टिव। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव। एक सवाल हो रहा था आपके सीटेट में और यहां भी, कि इनमें से जो एक्सप्रेसिव है, प्रोडक्टिव है, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं बोल के या लिख के, उसको बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव। और जिनसे रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं पैसिव। तो ऐसा भी आ चुका है परीक्षा में कि कौन से, आप क्या था, हाँ आएगा, गारंटी से आता है। मैं 4 घंटे की क्लास है नहीं, 4 घंटे, कल कोशिश करूंगा मैं 1 घंटे आपको सीटेट के बारे में बताऊंगा, आधे % मिलेंगे जाते, गारंटी है, क्योंकि वहां सब कुछ वही है, फिक्स है। तो रिसेप्टिव जो है उनको तो हम बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं, पैसिव। और एक्सप्रेसिव है उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव। और भी इनके सब स्किल्स भी हैं, है ना, पर वो अपना विषय नहीं है, इसलिए उनको हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी बहुत सी बात, जैसे आपने एक सुना सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। सिंटेक्स जानते हो क्या होता है, भाषा की वो यस, सिंटेक्स, ये गारंटी से आता है। मतलब फोनिम और मोर्फिम। फोनिम तो क्या होता है, साउंड की, सब फोन साउंड है ना, तो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है फोनिम। अपने अल्फाबेट में 44 है ना, ये भी 44 वाला भी आता है। और मोर्फिम्स क्या होते हैं, सार्थक, जिसका कोई मीनिंग निकले, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। तो फोनिम, मोर्फिम, ठीक है, हिंदी में नाम अलग अलग है, स्वनिम और रूपिम, ठीक है। अब खास बात क्या है, इसके बाद आता है इनमें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर, आप बोलते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, संरचना, वाक्य की संरचना होती है, वो तो सिंटेक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। और सिमेंटिक्स बोलते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो गया, जैसे पैसिव वॉइस का अलग स्ट्रक्चर है, एक्टिव का अलग स्ट्रक्चर है ना, ग्रामर का रूल तो अलग है, लेकिन अर्थ सेम निकलता है। कई बार अर्थ है, स्ट्रक्चर बदल गया। बात समझ आ रही है आपको। और ऐसी बहुत सी बातें और भी हैं, तो वो भाषा में कभी अपन पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि शेष अवस्था की 2 बड़ी बातें, एक तो कौन से कौशलों का विकास, पेशे कौशलों का, और दूसरा भाषाई कौशलों का। तो अब तक हमने शेष अवस्था की कितनी बातें करी, 4। पहली कौन सी, इंग्लिश में बताओ, एनिमिज्म। एनिमिज्म आपको नींद में भी कोई उठा के पूछ ले तो बता दोगे, ओके। दूसरी ईगोसेंट्रिज्म, तीसरी पेशे कौशलों का विकास, और चौथी भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशल कितने, 4। क्रम बोलिए, LSRW। उनमें 2 जो है वो तो है ग्राह्य और 2 है अभिव्यक्तात्मक। कौन से हैं, कर दोगे। जो ग्राह्य है उनको एक्टिव बोलते हैं कि पैसिव, पैसिव। क्या बोलेंगे, पैसिव, ओके। दुबई में एक स्टूडेंट थी मेरी, 4-5 साल पहले, उनका मेरे को व्हाट्सएप पे आया था कि सर कल हम छत पे थे, दुबई रहते हो, है ना, तो हमारा 2 बच्चे हैं उनके, तो वो दोनों आपस में एक बात कर रहे थे, आपकी याद आ गई। वो क्या बात कर रहे थे, भाई बहन थे छोटे छोटे। वो एक कह रहा था, देख ये आसमान दिख रहा है तेरे को ऊपर, क्या दिख रहा है। तो वो बच्चा बोल रहा था उसको, अभी इस आसमान को मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगा। एग्जैक्ट उसने ये लिखा मेरे को कि सर ये क्या है, एनिमिज्म है कि इगोसेंट्रिज्म है, बताओ। यस, इगोसेंट्रिज्म है, क्योंकि वो समझता है कि पूरी दुनिया, पूरा कायनात, पूरी कायनात किसके इशारे पे चलती है, मेरे इशारे पे चलती है, ओके। अगली बात, शेष अवस्था की अगली 2 विशेषताएं। और अगली 2 विशेषताओं के लिए एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि क्या शेषावस्था में, सुन रहे हो ना, काम प्रवृत्ति होती है या नहीं होती, ओके। काम प्रवृत्ति होती है कि नहीं शेषावस्था में, बोलो है कि नहीं, कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, जवाब है ज्यादा। बाल्यावस्था में हो जाएगी कम। एक इसके साथ जुड़ी हुई और बात है, एक तो होता है विपरीत लिंगी आकर्षण, एक होता है समलिंगी आकर्षण, होता है ना। बताइए शेष अवस्था में समलिंगी या विपरीत लिंगी, बोलो विपरीत लिंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था, जहां पे ये सारी चीजें उलट हो जाएंगी।
बाल्यावस्था में आकर्षण हो जाएगा समलिंगी, और किशोरावस्था में वापस क्या हो जाएगा, विपरीत लिंगी। और काम प्रवृत्ति की बात करें तो शैशवावस्था में ज्यादा, बाल्यावस्था में कम, और किशोरावस्था में वापस ज्यादा। तो दो विशेषताएं और बनती हैं, लिख लो आप क्या क्या है। एक तो है प्रबल काम प्रवृत्ति, और एक है विपरीत लिंगी आकर्षण। प्रबल काम प्रवृत्ति और दूसरी बात है विपरीत लिंगी आकर्षण। ये भी बहुत बार पूछे गए। प्रबल काम प्रवृत्ति और विपरीत लिंगी आकर्षण, तो ध्यान दें। एक्चुअली हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्रॉइड साहब का, जिसमें उन्होंने कितनी स्टेज बताई है, 5। जो 5 स्टेज बताई है उसमें पहली 3 ओरल, एनल और फेलिक, पहली 3 अवस्थाएं मुखावस्था, गुदावस्था और लैंगिक अवस्था, तीनों 6 वर्ष तक हो जाएंगी, और तीनों में ही काम प्रवृत्ति इतनी प्रबल होगी, हम वहां पे पढ़ेंगे। इसका मतलब साबित होता है कि शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति, काम भावना, सेक्सुअल इंस्ट्रक्ट कम होगी कि ज्यादा, तो हम बोलेंगे ज्यादा होगी, प्रबल होगी, अधिक होगी। दूसरी बात, आकर्षण भी यहां पे क्या होगा, विपरीत लिंगी होगा। हम फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल की तीसरी स्टेज, फेलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था पढ़ते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, याद है आपको, कौन सी, ओडिपस इलेक्ट्रा वाली। तो यहां पे ध्यान दें, विपरीत लिंगी आकर्षण में हमको ध्यान रखना है कि फ्रॉइड कहते हैं कि यहां पे लड़कों में एक ग्रंथि बनती है, उसका क्या नाम है, ओडिपस। क्या नाम है, ओडिपस, एडिपस, ओडिपस। और गर्ल्स में बोलिए, सबास, इलेक्ट्रा। ध्यान दें, ये ओडिपस और इलेक्ट्रा हमारी बॉडी में कहां बनती है, एक्चुअली ये कोई इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, ये दरअसल काल्पनिक ग्रंथियां हैं। ये ग्रीक लिटरेचर की कहानियां हैं जो फ्रॉइड साहब ने काम में लिए। ओडिपस एक राजकुमार था। ओडिपस कौन था, एक राजकुमार था, और ओडिपस के पिताजी राजा थे, बहुत विशाल इनका साम्राज्य था। बगल का एक छोटा सा देश था, उसकी राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। ओडिपस को राजकुमारी से प्रेम था, लेकिन आपको पता है जब शक्तिशाली राजा तो क्या होता है, ओडिपस के निरंकुश तानाशाह राजा ने, पिता ने उस राजकुमारी को देख लिया। राजकुमारी चूंकि बहुत सुंदर थी, इसलिए ओडिपस के पिता ने उससे शादी कर ली और उसको उसी महल में लेके आ गए जिसमें ओडिपस था। तो प्रेमिका थी और वो स्टेप मदर बन के आ गई। बोली आएगी नहीं आई, तो वहां से कहानी चली है। तो सांकेतिक नाम है, हमारी बॉडी में नहीं बनता, ओडिपस। ऐसी कहानी एक राजकुमारी की है जिसका नाम है इलेक्ट्रा। तो ये दोनों ओडिपस और इलेक्ट्रा हमारे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो 4 से 6 वर्ष के समय में आती है, और इनका प्रभाव ये होता है कि लड़का मां से प्रेम करता है और लड़की पिता से प्रेम करती है। एक समय है, उसके बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन एक फेज हमारी जिंदगी में ऐसा आता है कि लड़का मां के प्रति और लड़की पिता के प्रति आकर्षित होते हैं। यह बात सिद्ध करती है कि शेष अवस्था में कैसा आकर्षण होगा, विपरीत लिंगी आकर्षण होगा। ये बॉयज में ओडिपस और गर्ल्स में इलेक्ट्रा वाली बात किसने बोली, फ्रॉइड साहब ने बोली। किसने बोली, फ्रॉइड ने बोली, फ्राइड ने बोली। तो ये बात याद रहेगी आपको, बोली रहेगी ना। यानी फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में लड़कों में कौन सी ग्रंथि, ओडिपस, और लड़कियों में इलेक्ट्रा, ये सक्रिय हो जाती है, जिनके कारण से लड़का मां को चाहता है और लड़की, बोलो, पिता को हटा के। इसका मतलब आकर्षण समलिंगी हुआ कि विषमलिंगी, विषमलिंगी। बात याद रहेगी। तो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है, काम प्रवृत्ति कम की ज्यादा, ज्यादा, और आकर्षण समलिंगी की विषमलिंगी, विषमलिंगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, शेषवावस्था। कितनी बातें पढ़ ली इसकी, 6 बातें। पहली बात थी एनिमिज्म, दूसरी थी इगोसेंट्रिज्म, तीसरी थी पेशे कौशलों का विकास, और चौथी थी भाषाई कौशलों का विकास। 5वीं प्रबल काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति ज्यादा, और छठी कैसा आकर्षण, विपरीत लिंगी आकर्षण। नेक्स्ट अगली 2 बातें, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, और सीखने की तीव्र गति। सीखने की तीव्र गति, स्पीडी लर्निंग होता है, स्पीडी।
स्पीडी लर्निंग। घर से बुलाया था उसका, घर से। क्यूरियोसिटी समझते हो? जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। जिज्ञासा देखो बाल्यावस्था में भी रहेगी, किशोरावस्था में भी रहेगी, ताउम्र रहती है, लेकिन शैशवावस्था की जिज्ञासा खास है, क्योंकि यहां पे स्पीडी लर्निंग होता है। कहते हैं कि साहब अभी थोड़े दिन पहले की एक घटना है, मैं आपको बताऊं कि जैसे एनसीएफ 2005 आया है, पढ़ा है आपने सबने? आरटी 2009 पढ़ा है सबने? पढ़ा है ना? तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि साहब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समय से पहले बहुत सी बातें हमसे जानना चाहते हैं ना। तो कि आपका बच्चा आपसे बहुत से सवाल करता है और जिनके जवाब आप कई बार तो देते भी नहीं हो, और कई बार आप जानबूझ के सही नहीं देते। तो हमने शुरू में बात करी थी ना कि बच्चे को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए। तो वैसा ही एक एनजीओ है उनका, मुंबई में एक मीठीबाई कॉलेज है, नाम सुना हो तो कभी आपने। मीठीबाई कॉलेज में सारे कैटरीना से लेके सब वहीं पढ़े हैं। तो मीठीबाई कॉलेज के बच्चों ने एक एनजीओ बनाया, उसकी वेबसाइट भी है, और उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा आपसे कोई ऐसे सवाल करता है जिनके जवाब आपको नहीं आते, तो मेहरबानी करके गलत बयानी ना करें, क्योंकि वो केवल आपका बच्चा नहीं है, वो इस देश का भविष्य है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसको आप मिसगाइड करें या गलत फैक्ट बताएं। हमको बोलिए, हम किसी दिन आपके घर आएंगे और उस बच्चे की तमाम जिज्ञासा को हम शांत करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए वैल्यूएबल है। क्यों बोली ये बात? क्योंकि शेषावस्था की जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पे बहुत से प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में आए हैं। एक तो लगभग अराउंड 18 मंथ्स, 18 महीने का समय, उसके आसपास अचानक से बच्चा कमरे में मौजूद हर चीज के बारे में जान लेना चाहता है और बोलता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है। तो परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्या है और क्यों है की अवस्था कौन सी है, तो उसका जवाब क्या आएगा? शेषावस्था। दूसरी बात, पियाजे साहब ने एक बहुत शानदार बात बोली है कि लगभग 1.5 साल के आसपास बच्चे में एक टर्म बोला उन्होंने, नेमिंग एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? नेमिंग एक्सप्लोजन, नामाकरण विस्फोट। और वो और कुछ नहीं है, वो हर चीज के बारे में जान लेना चाहता है, जिसको साइकोलॉजिस्ट चैटर बॉक्स भी बोलते हैं। चैटर बॉक्स सुना आपने कभी? यस, चैट करते हैं ना, चैट, तो बहुत बातों नहीं होता है। तो ये वाली बातें परीक्षा में आ चुकी है जो जिज्ञासा से जुड़ती है। तो हल्का सा आपके पास जगह है तो यहां पे आप लिख दें, एक तो क्या है एवं क्यों है की अवस्था। क्या है वह क्यों है की अवस्था। क्या है वह क्यों है वाली अवस्था कौन सी? तो हम बोलेंगे शेषावस्था। दूसरी बात, नामाकरण विस्फोट होता है, हर चीज के बारे में जान लेना चाहता है, हर चीज का नाम जान लेना चाहता है। तो नामाकरण विस्फोट की अवस्था भी यही है। और नामाकरण विस्फोट को पियाजे साहब ने दिया है, तो उन्होंने एक नाम बोला, नेमिंग एक्सप्लोजन होता है। नेमिंग एक्सप्लोजन ये भी शेष अवस्था में होता है। नेमिंग एक्सप्लोजन। एक शब्द का मिला उन्होंने, वर्ड स्पर्ट। ये सुना आपने? वर्ड स्पर्ट यानी लगभग 1.5 साल के आसपास की एज आएगी। मैं पियाजे पढ़ाऊंगा आपको, तब देखेंगे आप। तब उस समय बच्चा एक दिन में, रिसर्च बताती है उनकी, कि कम से कम 8 से 10 नए शब्द एक दिन में सीखता है। इसको उन्होंने बोला वर्ड स्पर्ट। वर्ड का मतलब शब्द, स्पर्ट का मतलब वो देखा आपने, तेजी से, है ना, एक्सेलरेशन करता है, वो तेजी से शब्दों को लेता है। इसी वर्ड स्पर्ट को उन्होंने एक टर्म दिया, नेमिंग एक्सप्लोजन। इसको क्या बोला उन्होंने? नेमिंग एक्सप्लोजन। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? नामाकरण विस्फोट। क्या बोलेंगे? नामाकरण विस्फोट। नामाकरण विस्फोट में और कुछ नहीं है बल्कि नई नई चीजों के नाम जानता है, इसलिए पूछता है। तो क्या है वह क्यों है की अवस्था कहते हैं। और इसलिए एक बात और भी जगह है आपके पास, आप लिख सकते हैं। इसलिए शेष अवस्था के लिए एक और नाम आता है और वो नाम है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स। तो 3 बातें यहां पे महत्वपूर्ण हो गई। एक तो क्या है वह क्यों है की अवस्था, दूसरी नामाकरण विस्फोट, नेमिंग एक्सप्लोजन, या फिर चैटर बॉक्स। तो ये तीनों की तीनों बातें शेष अवस्था से रिलेट करती हैं। ये बातें
जिज्ञासा से संबंधित है। इसलिए शेषवावस्था की जिज्ञासा महत्वपूर्ण होती है। और परीक्षा में अगर अकेले आपको पूछ लें कि साहब शेष जिज्ञासा कौन सी अवस्था की बड़ी विशेषता है, तो हम क्या बोलेंगे? शेषवावस्था। हालांकि जिज्ञासा बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी होती है। ये बात समझ में आई आपको? बोलिए। क्रो एंड करो साहब ने भी बोला है कि बच्चा जल्दी ही अपने आसपास की चीजों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करने लग जाता है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी लिखाऊंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं, पर वो बाद में। इसी तरह से अगली बात है सीखने की तीव्र गति। तो ध्यान रखना बच्चों, एक टर्म है स्पीडी लर्निंग। बोलिए कौन सी लर्निंग? अगर परीक्षा में स्पीडी लर्निंग आ जाए तो हमको करना है शेषवावस्था। क्या करना है? अगर स्पीडी डेवलपमेंट शब्द आ जाए या स्पीडी चेंजेस शब्द आ जाए तो करेंगे किशोरावस्था। तो वहां पे हम पढ़ लेंगे किशोरावस्था में। स्पीडी लर्निंग का मतलब क्या होता है कि शेषवावस्था में सीखने की गति कम होती है कि ज्यादा होती है, तेज गति से सीखता है। गेसल का नाम सुना आपने? गेसल, उनका स्टेटमेंट मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। गेसल कहते हैं कि पहले 6 वर्ष में, क्या बोला उन्होंने? पहले 6 वर्ष में एक शिशु बाद के 12 वर्षों की तुलना में 2 गुनी गति से सीखता है। कितनी गति से सीखता है? 2 गुनी गति से सीखता है। ऐसा किसने बोला? गेसल ने। और वाटसन का भी एक स्टेटमेंट है कि साहब शेषवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता किसी भी दूसरी अवस्था से अधिक होती है। किसी भी दूसरी अवस्था से क्या होती है? अधिक होती है। इसका मतलब शेषवावस्था में सीखने की गति क्या होती है? तीव्र होती है। यह बात याद रहेगी आपको। ओके, तो दोनों विशेषताएं महत्वपूर्ण है। पहली है जिज्ञासा और दूसरी है सीखने की गति कैसी? तीव्र। अगली 2 बातें, और अगली 2 बातें ध्यान देना। ऐसा प्रश्न एक आया था परीक्षा में, आप सुन रहे हो मेरी बात? कि शेषवावस्था में, वैसे मैं सवाल बाद में भी लूंगा, आपको पता है टेस्ट सीरीज भी हम करते हैं, है ना? पर एक एक लफ्ज आप शुरू से सुने तो फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं। शेषवावस्था में बच्चे के व्यवहार का आधार क्या है? क्या बोला मैंने? शेषवावस्था में बच्चा व्यवहार करते हैं ना बच्चे, तो शेषवावस्था में बच्चे के व्यवहार का आधार क्या है? आपको अगर ऑप्शंस कोई नहीं दे तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? यस, किसने बोला? अरे वाह, क्या बोलूं मैं आपको। इन्होंने जवाब दिया मूल प्रवृत्ति। बहुत बड़ी बात। यानी शेषवावस्था में जिसकी जैसी, अभी भी हम सब में मूल प्रवृत्तियां है ना, लेकिन हम बड़े हो गए इसलिए हम क्या करते हैं? उसको एक्सप्रेस नहीं करते। मूल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होती क्योंकि हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हम बड़े हो गए। लेकिन शेषवावस्था में ऐसा नहीं होता। वो किसी दूसरे के घर में है और बगल में कोई बढ़िया सा किसी दूसरे बच्चे का टिफिन है, उसका मन आ गया तो क्या उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब शेषवावस्था में उसके व्यवहार पर मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है। यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरी बात, मूल प्रवृत्ति के साथ जो चीज जुड़ी है, आपको पता है मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, और 14 ही क्या बताए? संवेग। मूल प्रवृत्तियां किससे जुड़ी होती हैं? संवेग। संवेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? इमोशंस। क्या बोलते हैं? इमोशंस। तो भावनाएं भी अभी हमारी हैं, है ना? शेषावस्था में भी थी। तो हम अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे उस पर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। जा, होता है ना? किसी पे आपको प्यार आता है, किसी पे गुस्सा आता है, तो क्या आप उसको एक्सप्रेस करते हो? नहीं करते। बड़े हो गए, नहीं करते ना, क्योंकि आप बड़े हो गए। अभी करते हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा है, उसको किसी पे प्यार आ गया तो वो सीधा चूम लेता है। बोलिए, अभी ऐसा कर सकते हैं हम? जाने कितना प्यार आता होगा दिन में, लेकिन हम नहीं करते। किसी पे गुस्सा आ गया तो अभी हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? लेकिन शेष अवस्था में गुस्सा आ गया तो सीधे बाल खींच लेगा वो। इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं। कौन कौन सी? लिखिए आप। पहली लिखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी मूल प्रवृत्ति पे आधारित व्यवहार है उसका। आपने गजब बताया गरिमा, हम फैन हो गए आपके गरिमा इस बात पे। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात, संवेगों का, बोलिए, दमन करेगा कि प्रदर्शन? शाबाश, संवेगों का प्रदर्शन। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन। दोनों बातें लिखनी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मूल प्रवृत्त्यात्मक या मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार,
जैसा भी है लिख दो आप। मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंस्टिक्ट, बाद में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है आपके मूल प्रवृत्ति का। और संवेग बोलते हैं इमोशंस को, संवेग भी पढ़ेंगे अलग से। तो दो बड़ी विशेषताएं हुई शेषवावस्था की, एक तो मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है और दूसरा संवेगों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। बाद में बाल्यावस्था में हम देखेंगे कि संवेगों को दबाएगा, दमन होगा, नियंत्रण होगा, लेकिन यहां पे प्रदर्शन होगा। कितने विशेषताएं होगी? 10 हो गई। पहली कौन सी थी? एनिमिज्म, दूसरी ईगोसेंट्रिज्म, तीसरी चौथी पेशीय कौशलों का विकास और भाषाई कौशलों का विकास, 4 हो गई। फिर 2 कौन सी थी? काम भावना वाली, आकर्षण कैसा? विपरीत लिंगी। तो काम भावना और विपरीत लिंगी आकर्षण 6 हो गई। उसके बाद 2 बातें, जिज्ञासा के साथ सीखने की गति तीव्र। उसके बाद फिर अगली 2, मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है और संवेगों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। आपने 2 शब्द सुने होंगे जरूर। वो लड़का गया सगाई में लड़की को देखने के लिए, है ना, तो फिर दोस्तों ने पूछा कैसी थी वो, बताना। तो बताता है यार ठीक थी दिखने में, वैसे पता नहीं लगा। क्यों? यार इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करती, शर्मिली है, संकोची है, शाई है, बात नहीं करती। तो एक शब्द आता है इंट्रोवर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं? इसका विपरीत बहिर्मुखी। अंतर्मुखी खुद में डूबा रहता है और बहिर्मुखी दूसरों में डूबा रहता है। अंतर्मुखी अंदर की तरफ उन्मुख होता है और बहिर्मुखी बाहर की तरफ उन्मुख होता है। यह प्रश्न बहुत बार आता है। शेषवावस्था और बाल्यावस्था में एक में तो बच्चा अंतर्मुखी होता है और एक में बहिर्मुखी होता है। बताइए शेषवावस्था में क्या हो सकता है? अंतर्मुखी की बहिर्मुखी? जवाब है अंतर्मुखी। अजनबी को देख के पलट जाता है। बाल्यावस्था में गैंग बनाता है, बाल्यावस्था में सहेलियां मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं। याद रखना, शेषवावस्था में स्वभाव कैसा? अंतर्मुखी, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी और किशोरावस्था में वापस अंतर्मुखी। हम देखेंगे किशोरावस्था जब पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें शेषवावस्था वाली किशोरावस्था में रिपीट होंगी। तभी तो रोस ने बोला, जोन्स ने बोला कि किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। तो बहुत बड़ी विशेषता लिखिए, अंतर्मुखी स्वभाव। अंतर्मुखी स्वभाव, इंट्रोवर्ट होता है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाली बात किसने बताई थी? कार्ल जुंग ने। अंतर्मुखी स्वभाव, कैसा स्वभाव? अंतर्मुखी स्वभाव। और इससे 3 बातें बनती हैं बहुत बेहतरीन, 3 चीजें, तीनों परीक्षा में आई। अंतर्मुखी स्वभाव, सबसे पहली बात, अंतर्मुखी दूसरों में लीन रहते हैं कि खुद में? खुद में। और जो खुद में लीन रहते हैं उनके लिए हिंदी में एक शब्द आता है स्वलीन। क्या शब्द आता है? स्वलीन। और यहां पे साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं एक टर्म स्वलीनता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म। तो लिखो, पहली बात ये परीक्षा में आ चुकी है, स्वलीनता, ऑटिज्म। एक्चुअली ASD के नाम से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है। उसमें लिख लिया सबने? लिखो, लेफ्टी, खब्बू, ओके। प्रियंका भी लेफ्टी है। हाँ, वो PDF कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे क्या? हाँ, तो अभी देखेंगे, है ना। या तो प्रियंका ने सारी क्लासेस ली है ना, तो इनका करवाएंगे, ऐप पे डालेंगे तो उसमें आपको भी दे देंगे। तो देखो बच्चों, सुन रहे हो ना मेरी बात? यहीं पे होके चले गए? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स लाइब्रेरी वाले? लेके आओ उनको यार। ओके, तो क्या था? ऑटिज्म। हाँ, तो आपको पता है ऑटिज्म जब डिसऑर्डर के रूप में हम पढ़ते हैं, एक बीमारी के रूप में हम ऑटिज्म को पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में 10 मिलियन बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं। और एक ऐसा रोग है, भगवान करे किसी को ना लगे। इवन साइकोलॉजी के जितने पढ़ेंगे हम, फर्स्ट ग्रेड में आपको पढ़ाएंगे, हम बताएंगे आपको स्किज़ोफ्रेनिया से लेके ऑटिज्म तक जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत ही खराब है। जो बच्चे ASD से पीड़ित होते हैं, ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, उनकी कुछ मेन बातें हैं।
एक तो वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करते, दूसरों से नजरें नहीं मिलाते। दूसरा, इनमें चूंकि वो नजरें नहीं मिलाते इसलिए उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होता, बातचीत करने का, संप्रेषण का कौशल नहीं होता। और कोई आते हैं तो वो छुप जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। बाकी दुनिया, बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, पर वो कोई अजीब सा खिलौना लेके उससे खेलते हैं। और कोई फिजिकल एक्शन वो बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं, जैसे वो ऐसे किया होना तो ऐसे करते रहते हैं, जाने वो कहां खोए रहते हैं, क्योंकि उनका न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। ठीक है, तो वो एक बीमारी है। ठीक है, अगर बच्चा छोटा है तो हम उसका अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे रोशनी की तरफ हर कोई देखता है ना, बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे घंटों तक इसको ही निहारते रहते हैं, तो हो सकता है थोड़ा खतरा है कि ऑटिज्म में जा सकते हैं। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी के नाम से प्रसिद्ध है, वो अगर किसी बच्चे में हो गया तो वो हमेशा जीवन भर लगभग वैसा ही रहता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उसका सुधार कर सकते हैं उसमें, पर ये स्टैटिक चीजें हैं। लेकिन शेषावस्था में तो सभी ऑटिज्म में होते हैं, बोले होते कि नहीं होते? तो इसलिए शेषावस्था में अंतर्मुखी स्वभाव के साथ हम ये विशेषता जोड़ देते हैं। कौन सी? स्वलीनता, ऑटिज्म, जो परीक्षा में आई है। आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि शेषावस्था में ऑटिज्म रोग हो गया। क्या ये रोग नहीं है, बल्कि ऑटिज्म रोग की जितनी विशेषताएं होती हैं जो मैंने आपको बताई, वो सारी की सारी एक शिशु में होती हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक शेषावस्था में ऑटिज्म स्वलीनता के रूप में सबकी विशेषता बताते हैं। यह बात याद रहेगी। दूसरी बात, एक टर्म आपने बहुत सुनी है, नार्सिसिज्म, सुनिए। तो दूसरी बड़ी विशेषता ऐसे लिखना है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्मोह नहीं बोलते, वो हिप्नोसिस। हाँ, स्वमोह, शाबाश, आत्ममोह, स्वमोह, बिल्कुल, यस, आत्ममोह। हिंदी में आत्ममोह आ सकता है, स्वमोह आ सकता है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन इंग्लिश में हमको बोलना है नार्सिसिज्म, और ज्यादा बेहतर है आप ये भी लिख लो, नार्सिसिज्म। ये दूसरी बड़ी विशेषता है शेषावस्था, और इस पे तो बहुत प्रश्न आए। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिज्म करके हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो नार्सिसिज्म का क्या मतलब है? खुद से प्यार करना। किससे प्यार करना? हम सभी कहीं ना कहीं खुद से प्यार करते हैं, बोले करते हैं कि नहीं करते हैं? खुद की तारीफ सुनने में मजा आता है कि नहीं आता? आता है ना, काश कोई हमारी तारीफ करे, अच्छा लगता है कि नहीं? तो शेषावस्था में बहुत होता है, किशोरावस्था में भी आएगा। ठीक है, वास्तव में जैसे हमने बोला ना अभी ओडिपस इलेक्ट्रा, तो वैसे नार्सिसिज्म भी सिगमंड फ्रॉइड साहब ने दिया है। एक यूनान में, एथेंस में एक राजा थे, आप सुन रहे हो? राजा के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, राजा रानी, बहुत बड़ा राज्य, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। बेटा बेटी कुछ तो होता, कुछ नहीं हुआ। अब पुराने जमाने में तो क्या कि ये बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत जगह गए, सजदे किए, चौखटें चूमी। अल्टीमेटली ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और उनके एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत ही खूबसूरत। एक तो वो इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ, ऊपर से वो राजकुमार था। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने रखा नार्सिस। क्या नाम रखा? नार्सिस। नार्सिस वो राजकुमार था जो उस राज्य का उत्तराधिकारी था, और बहुत खूबसूरत भी था, बहुत सुंदर था। अब कोई बहुत सुंदर होता है, छोटा सा बच्चा या गुड़िया बहुत खूबसूरत होती है, तो उसको देखते ही हमारे मुंह से क्या निकलता है कि इतना सुंदर है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। और उस जमाने में, आज से 500-600 साल पहले की बात है, तब तो नजर लगती भी ज्यादा थी, अंधविश्वास भी ज्यादा थे। तो नार्सिस को देखने आने वालों की भीड़ लग गई, तो किसी ने राजा रानी को बोला कि क्या कर रहे हो, किसी की नजर लग गई तो। और देखो क्या होता है, साइकोलॉजी का नॉलेज इसलिए जरूरी है, आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप पेरेंट्स भी हैं, और आप तो जाने कितने मासूम बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हैं। स्कूल में जाके कितने बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो आपको साइकोलॉजी तो पता होनी चाहिए ना, उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं तो कुछ खतरनाक काम हो जाएंगे, जैसा कि अभी कोटा में हो रहे हैं। तो मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं था।
अब वो कितना प्यार कर, देखो माँ बाप का प्यार कितना अंधा था कि वो किसी की जिंदगी किस तरह से तबाह कर देता है। ये कहानी है नार्सिस की। अब राजा रानी को चिंता हो गई कि साहब किसी की नजर लग गई, तो बहुत प्यार करते हैं उसको, करते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा फैसला कर लिया कि साहब नजर तो तब लगेगी ना जब नजर पड़ने देंगे, नजर पड़ने ही मत दो, और उसको एक महल में कैद कर दिया। आप सोचिए कैसे उसका बचपन बीता होगा। वो किसी इंसान के दर्शन नहीं कर सकता, कोई उसको नहीं देख सकता, इवन शीशा भी नहीं है। इस माहौल में नार्सिस बड़ा हुआ, सुख सुविधाएं सारी है, लेकिन खाना भी उसको वैसे ही देते हैं, सारी स्विमिंग पूल है फूलों वाले, सब कुछ है, लेकिन शीशा नहीं देख सकता, दूसरे इंसान को नहीं देख सकता। अब वो जवान हो गया, तो आप सोच सकते हैं कैसा दिखता होगा। एक दिन नार्सिस स्विमिंग पूल में नहाने गया, तो उसने अपनी फोटो देखी और इतना खूबसूरत था कि उसको उससे प्यार हो गया। पानी वाली तस्वीर से उसको प्यार हुआ, अपनी ही छाया से प्यार हुआ। तो प्यार किससे हुआ, किसी और से कि खुद से? खुद से ही हुआ। तब से बात निकली नार्सिसिज्म वाली। तो नार्सिसिज्म का मतलब होता है किससे प्रेम करना? खुद से प्रेम करना। ऐसा किशोरावस्था में भी होगा, और कहां होगा? शेषावस्था, बाल्यावस्था नहीं, शेषावस्था में भी होगा। तो दूसरी बात याद रहेगी आपको, ये दोनों बातें किससे जुड़ी हैं? अंतर्मुखी स्वभाव से। और तीसरी बात भी परीक्षा में आई है, सुन रहे हो ना? बाल्यावस्था में बच्चा घर से बाहर निकलेगा, बहिर्मुखी होगा, दोस्त मिलेंगे, गार्डन में खेलेगा, सहेलियां मिलेंगी। तो बाल्यावस्था को बोलते हैं खेल की आयु। क्या बोलते हैं? गेम एज। क्या बोलते हैं? प्ले एज। क्या बोलते हैं? और शेष अवस्था को बोलते हैं खिलौनों की आयु, क्योंकि यहां उसके खिलौने ही दोस्त हैं। इसलिए तीसरी बात आप लिखिए, खिलौनों की आयु। इंग्लिश में जरूर लिखना है टॉय एज। वो प्ले एज वाली बात बाल्यावस्था में लिखेंगे हम, टॉय एज, टॉय एज। तो कैसा स्वभाव? अंतर्मुखी। और इससे निकली तीन बातें, स्वलीनता, ऑटिज्म, आत्ममोह, स्वमोह, नार्सिसिज्म, खिलौनों की आयु, टॉय एज। तीनों बातें याद रहेंगी आपको। बोले कौन सी विशेषता थी? बहिर्मुखी स्वभाव होता है कि अंतर्मुखी? अंतर्मुखी। कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं हम? शेष अवस्था। और अंतर्मुखी स्वभाव से जुड़ी कितनी बातें? तीन बातें। पहली बोलिए, स्वलीनता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो, ऑटिज्म। दूसरी बात, आत्ममोह या फिर स्वमोह, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नार्सिसिज्म। और तीसरी बात, खिलौनों की आयु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉय एज। शेषावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम। ये समय ही ऐसा है ना, इतना थक जाते हैं आप भी, हम भी। हालांकि मेरी तो पहली क्लास है, पर मैं उत्कर्ष में जाता था, तो जैसे कई बार क्या होता था कि अभी तो रिसेंटली तो पिछले 4-5 साल में तो सिनेमा हॉल में क्लास लगी है, तो एक ही बैच रहता था, 10 घंटे उसी को पढ़ाना है। लेकिन उससे पहले के अलग अलग बैचेस भी होते थे। तो मॉर्निंग के बैच में, फिर शाम को 6 बजे जिस बैच में जाता था, उसमें मेरी हालत, मेरी बैटरी इतनी डाउन हो जाती थी। अब आपको जैसे है ना, आपको कोई बोले कि साहब बोलो जोर जोर से यहाँ आके, तो आपकी क्या हालत होगी, है ना? तो मेरे को निर्मल जी कहते थे कि सर ये जो सामने बच्चे बैठे इनका क्या दोष, आप इतना धीरे बोलते हो। तो मैंने कहा अब कैसे बोले, बोला नहीं जाता। पर अभी अभी जस्ट ऑपोजिट हो गया। अभी हम जब पहली क्लास लेने आते हैं तो हमको बच्चे नहीं मिलते। हालांकि अपने कितने बच्चे होंगे, सोचो कितने बीएड कॉलेज में वो घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, लाइब्रेरी में जाने कितने, यहाँ इधर उधर। अभी मैं कल अगर जयपुर चला जाऊं, जोधपुर तो छोड़िए आप, आज मैं फोन करके कल जयपुर आऊं तो मेरी क्लास में 1000 बच्चे होंगे, 1000, 100% सत्य। हाँ हाँ, बस यही है। अब हालांकि ये पिछले 4-5 साल में हुआ है झुंझुनू में, बाकी पहले तो ऐसा नहीं था, पर 4-5 साल में पता नहीं क्या हुआ। एक तो इसका कारण हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि एक तो इस कारण ये रहा होगा कि साहब सीकर में क्या है कि ये जो चल रहा है ना खेल, नहीं चलाम नहीं, मेरे साथ 5 मैडम है, 5 सिक्कर शाम को जाती है। एक को गुरु कृपा में डलवा रखा है, एक को सीएलसी में डलवा रखा है, एक को मैट्रिक्स में डलवा रखा है। अब क्या होता है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां
जब वहां सिक्कर रह रहे हैं साहब, तो कोई कमरा ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, तो फिर कोई घर में तैयारी करे उसको भी तो 2 जगह खर्चा लगेगा, तो भी सिक्कर चलो, तो सारे सिक्कर चले गए। जबकि सिक्कर में क्या लेवल है पढ़ाई का वो तो आप जानते ही हो, अपने यहाँ की चीजें बेहतरीन है, बोलिए है ना। चलो खैर जो भी है क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या टाइम हुआ? 3:30। थोड़ा सा और कर ले ना। ओके ओके, जल्दी से बताओ फिर मेरे को, अभी तक हमने कितनी विशेषताएं पढ़ ली बताओ? पहली एनिमिज्म, दूसरी ईगोसेंट्रिज्म, तीसरी पेशे कौशल, और चौथी भाषाई कौशल, पांचवी और छठी काम भावना और विपरीत लिंगी आकर्षण। अगली दोनों जिज्ञासा और गति तेज। अगली बात 2 मूल प्रवृत्ति और साथ में संवेग वाली बात। और अगली बात अंतर्मुखी स्वभाव, जिसकी कितनी बातें? 3 बातें। पहली स्वलीनता, इंग्लिश में ऑटिज्म, दूसरी आत्ममोह, इंग्लिश में नार्सिज्म, और तीसरी खिलौनों की आयु, और इंग्लिश में टॉय एज। वहां हमने उसमें बात करी थी, जिज्ञासा में 2-3 बातें करी थी, याद है आपको? एक तो कौन सी अवस्था है शिशुअवस्था, क्या है और क्यों है की अवस्था। दूसरी कैसा विस्फोट, नामकरण विस्फोट। कैसा एक्सप्लोजन, नेमिंग एक्सप्लोजन। कौन सा एक्सप्लोजन? नेमिंग एक्सप्लोजन। और कौन सा बुक्स? चैप्टर बुक्स। ओके, अब कुछ बातें और हैं शिशुअवस्था की। तो अगली विशेषता आपको अगर कोई पूछ ले, चलिए लिखो, अगली विशेषता लिखो, रिपीटेशन बहुत होता है, दोहराने की प्रवृत्ति। यह शिशुअवस्था की बड़ी बात है बच्चों, दोहराने की प्रवृत्ति। शिशुअवस्था में रिपीटेशन बहुत होता है, बोले होता है। छोटे बच्चे के साथ खेले हो आप, हमारा उत्कर्ष का पहला एग्जांपल है कि आप जब छोटे बच्चे के पास, उसको आपके पास बैठा है, खेलते हो, तो कोई भी, उस जमाने में छोटे मोबाइल थे, तो हमने कहा जेब से मोबाइल निकाल के दे दो उसको, वो क्या करेगी या क्या करेगा? वापस डालेगा, फिर निकालेगा, फिर डालेगा, उसको एक ही काम है, वो थकता ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ अब तो वो रील आ रही ना, नींद में भी ऐसे कर रहा है। पीक एबो सुना आपने? ये सुना है? यस, पीक एबो। स्पेलिंग क्या है एबो की? ये है या BOW? ओके, पीक एबो क्या करना? सीटेट में यार एक बार हटा के अपन देखते हैं, फिर वापस से कितना खुश होता है, क्योंकि उसको रिपीटेशन में मजा आता है। आप जब स्कूल जाओगे, अभी गए थे आप, तो आपको पता है, स्पेशली जहां प्राइमरी का, अब आजकल 12वीं तक की स्कूल है, सब एक जगह ही है ना, पहली से 12वीं तक है कि नहीं है? जैसे हमारे स्कूल पहली से 12वीं तक है, तो आखिरी का एक जो पीरियड है, स्पेशली अभी तो नो बैग डे कर दिया, तो शनिवार को तो सारा काम वही होगा, ठीक है ना, सबकी थीम अलग अलग है। लेकिन लास्ट का जो पीरियड होता है, उसमें स्पेशली 5 प्राइमरी क्लास के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं। बोलिए बैठाते हैं कि नहीं बैठाते? और वही काम करते हैं। बचपन में सरकारी स्कूलों में हम सब ने किया था, आप तो पता नहीं कौन सी उसकी फसल है। तो बच्चे 2 टेबल बोलते हैं, पाड़े बोलते हैं, है ना, या वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोई भी 12 खड़ी बोलते थे ना, क्या 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 बोलते हैं, अल्फाबेट ABCD बोलते हैं, A फॉर एप्पल बोलते हैं ना। तो 2 बच्चे बोलते हैं, फिर सामने जो बैठे हैं वो वापस बोलते हैं, फिर वो और जोर से बोलते हैं, फिर वो और जोर से बोलते हैं, वो इतना जोर से बोलते हैं कि वो रोकना धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो मानते ही नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन शिशुअवस्था की बड़ी विशेषता है, उनको मजा आता है। और आखिरी क्लास में ये इसलिए करवाया जाता है कि उनको मजा आए और कल वापस आ जाए। अच्छा है, ये तो अच्छा है। तो इसलिए याद रखना, शेष अवस्था में क्या होता है? रिपीटेशन बहुत होता है, दोहराने की प्रवृत्ति। पूछे तो बाल्यावस्था नहीं करेंगे, बल्कि शेषावस्था करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछ ले, क्या शेषावस्था में सामाजिकता होती है? यस और नो? जवाब है नो। नैतिकता होती है? नो, क्योंकि नैतिकता कहां हुई? इगोसेंट्रिक है वो तो। याद करें, आप बाल्यावस्था में जब आप थे, या आप शेषावस्था में थे, शेषावस्था तक की बातें हमको याद नहीं रहती। बाल्यावस्था में कोई बड़ी दीदी आपकी थी, बड़ा भाई या कोई थे, तो वो अपनी चीजें देते थे आपको, जब तक देते नहीं थे चैन नहीं मिलता था। शेष अवस्था में दूसरों की छीन के लेते हैं,
क्यों लेते हैं पता है आपको? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है। इगोसेंट्रिज्म था ना, इसलिए बड़ी बात है कि यहां नैतिकता नहीं होती। लेकिन सामाजिकता के लिए ध्यान रखेंगे, एक तो ये बात कि जन्म के समय बच्चे में सामाजिकता नहीं होती ना, लेकिन असामाजिक भी नहीं होता, वो तो उस दिन बात चल रही थी। लेकिन शेष अवस्था में लगभग अराउंड 3 इयर्स सामाजिकता की शुरुआत होती है। 3 इयर्स के आसपास क्या होती है? सामाजिकता की शुरुआत होती है। सामाजिकता का विकास होगा बाल्यावस्था में, तो बिंदु बनता है, परीक्षा में आया भी है, लिखो आप, सामाजिकता की शुरुआत और नैतिकता का अभाव। शेषावस्था में सामाजिकता की शुरुआत है और नैतिकता का अभाव है। एक और विशेषता है आश्रितता। दूसरों पे डिपेंड होता है बच्चा। आश्रितता, आश्रितता का मतलब हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है वो पालने में लेटा है तो कोई उसके पास जाता है ना, या माँ उसको छोड़ के चलेगी तो उसका मन करता है कि माँ तुम मेरे पास आओ, लेकिन वो क्या करे, उसको तो भी बोलना ही नहीं है, तो वो जा रही है फिर भी वो रोक नहीं पा रहा। और कई बार क्या होता है कोई जबरदस्ती उसको प्यार करने के लिए आता है, उसका मन नहीं है तो जाए यार, लेकिन वो प्यार कर रहा है तो कर रहा है। इसलिए आश्रित है, वो डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट। तो कुल मिला के मोटे तौर पे हमने शेषावस्था की कुछ बातें देखी। हम जब बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि शेषावस्था की बातें बाल्यावस्था में एकदम उलट है, ऑपोजिट है, एकदम बदल जाएंगे और आप आराम से याद रखोगे। यहां अंतर्मुखी है और बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। यहां कल्पना है और बाल्यावस्था में क्या आ जाएगा? यथार्थ, वास्तविकता आ जाएगी। यहां विपरीत लिंगी आकर्षण है और बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण आ जाएगा। यहां काम प्रवृत्ति ज्यादा है और बाल्यावस्था में न्यून हो जाएगी। कहां चली जाएगी पता है? सब्लिमेट कर जाएगी, मार्गांतरीकरण, परिशोधन हो जाएगा। वो हम बाल्यावस्था में आपको बताएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं अभी करा दूं थोड़े से, ताकि शेष अवस्था कंप्लीट हो जाए। आज कर लें, बोलो कल, जल्दी बोलो, अभी के कल, कल अभी, कल अभी, कल बोलो, चलिए कल। तो शेष अवस्था के बारे में कल पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।